أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum and I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. Hope you all are fine and having good health. Today we start our session on the course of power distribution and utilization. So we start today's session on lecture 5B, underground cables. So these are the cables which we have to discuss, criteria and current carrying capacity, types and core of nature, multi-layer cable, etc. kind of things that we will discuss in this session. Up till now, if you have any kind of question or query regarding previous session, you may ask. Feel free to discuss. I will answer your question and resolve your queries. So if you have any kind of question or query in your mind, feel free to ask with me. So hopefully all the things are clear in your mind. My voice is clear and screen is shared with you guys. Can anybody confirm me? Yes, sir. Everything is clear. Thank you very much. So we start the session with the kind of this picture. इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे तो ये कोर वाइज मल्टी लेयर कोर मल्टी कोर केबल्स कहलाते हैं हमारे। तो ये हमारा जिस तरीके से मल्टी कोर केबल है अगर ये सेपरेटेड है तो, और मल्टी लेयर कोर और इसकी लेयर्स होती हैं जो इसको नॉइज़ इंटरफेरेंस और वेदर इफेक्ट से प्रूव रखती है। और ये मल्टी लेयर्स इसके ऊपर एज इंसुलेशन लेयर के तौर पे अप्लाई की जाती है। फर्दर मोर ये 3 कोर केबल है, इसको अगर आप देखें तो इसके 3 केबल्स मीन 3 कोर केबल इन द सिंगल केबल। ये 4 कोर केबल है, रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के mm² गेज के मुताबिक आता है। इसी तरीके से ये भी एक 3 कोर केबल है, ये 4 कोर केबल है, सिंगल एंड सिंगल कोर केबल। इनके एमएम्स में फ़र्क हो सकता है और कोर ऑफ केबल के अंदर टाइप नंबर ऑफ कंडक्टर्स का भी फ़र्क हो सकता है। सो आफ्टर दिस पिक्चर वी कंटिन्यू अंडरग्राउंड केबल टाइप्स एंड नेचर। तो इसे अगर आप देखें तो इसमें आपको चीज़ नज़र आएगी। An underground cable essentially consists of one or more conductors covered with suitable insulation and surrounded by a protecting cover। तो हम ये जानते हैं कि अंडरग्राउंड केबल जो हमारे होते हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। और उनका कवर होना लाजमी इसलिए क्योंकि अगर वो ओपन कंडक्टर्स पे होंगे तो डायरेक्टली वेदर इफेक्ट भी होंगे और वो सेफ्टी हैज़र्ड का बाइस भी बन सकते हैं, क्योंकि ओपन केबल को कोई भी अगर हाथ लगाए तो उसे शॉक लग सकता है, शॉर्ट सर्किट अगर हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कवर केबल को हाथ लगाएंगे ऊपर से तो उससे आपको शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी से आप प्रिवेंट रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल है मेरा कि इस केबल के अंदर और इस केबल के अंदर क्या फ़र्क है? मीटर्स ये ऊपर वाला जो हमारा सेंड है, निचला जो सॉलिड कंडक्टर है, यानी एक ही कंडक्टर या गया और ऊपर वाला मल्टी कंडक्टर्स हैं सर। जब इनमें यूज़ कौन सा करना चाहिए और इन किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है? सर ऊपर वाला स्टैंडर्ड जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, आपने वर्ड यूज़ किया है इसका, ये स्टैंडर्ड केबल है, तो ये स्टैंडर्ड केबल जो है नहीं कहलाता है, स्टैंडर्ड केबल ये कहलाता है फिक्स या स्टैंडर्ड। ये फ्लेक्सिबल केबल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी लेयर्स होती हैं केबल्स की और मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं, तो ये आपका फ्लेक्सिबल कहलाता है और ये स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। इनमें ये फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि
वेदर कंडीशंस के मुताबिक और करंट कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक आप इस कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, और अमूमन इसकी जो इंसुलेशन होती है वो भी तकरीबन स्ट्रॉन्ग होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और वक्त के साथ साथ ये कंडक्टर जब इसमें से करंट गुजरता रहता है तो ये सख्त नहीं होता, ये नरम ही रहता है। जब तक इसमें एक करंट कैरिंग कैपेसिटी या करंट इसकी एक्सीड ऑफ लिमिट से ना गुजर जाए तब तक ये सेम रहता है। अच्छा, अगर हम स्टैंडर्ड केबल की बात करें तो इसमें एक मसला ये होता है कि वक्त के साथ साथ जब इसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर ये गुजर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वक्त के साथ साथ सख्त हो रहा होता है कंडक्टर भी और इसकी इंसुलेशन भी। अगर इस कंडक्टर को आप इस्तेमाल करें स्टार्टिंग के अंदर, ये फ्रेश केबल जब होता है तो उस वक्त इसकी इंसुलेशन और ये कंडक्टर ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करते करते आप चाहे इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड ना भी करें, लेकिन ये कंडक्टर आगे जाके सख्त हो जाता है। इवन इसकी जो इंसुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो इसके मुकाबले में इसकी कम होती है। तो इसमें मल्टी कंडक्टर्स होने के नतीजे में इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये कंडक्टर एक वक्त में करंट गुजार तो सकता है, लेकिन ये गर्म भी हो सकता है। तो इन दोनों के गेज अगर सेम भी हो ना, तो उसके बावजूद भी हम इस वाले कंडक्टर और केबल को इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते। हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ये वाला कंडक्टर लगा हुआ है जो कि पाकिस्तान केबल के ऊपर है। अगर कोई छत पे गया हो तो आप देखिएगा ये वाला कंडक्टर इस्तेमाल हुआ होगा, और इवन पूरा पूरा एक एसी तक चला लेता है ये, एक पतला सा कंडक्टर। पाकिस्तान केबल स्टैंडर्ड 99.99% कॉपर, तो उसके ऊपर बाकायदा एक इवन पतले से स्टैंडर्ड केबल ऑफ पाकिस्तान केबल के ऊपर पूरा 1 टन पौने टन का एसी भी चला लिया जाता है इसके ऊपर, और इवन चल भी रहे हैं। तो ये ओरिजिनल केबल की पहचान भी होती है। ये फ़र्क था एक स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल केबल के हवाले से जो मैंने आप लोगों को बताया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्दर डिस्कशन। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ से, वरना हम आगे चलते हैं। Type of cable to be used will depend upon the working voltage and service requirement. In general, a cable must fill the following necessary requirements. तो केबल्स की कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है जो उसे पूरा करना लाजमी है। अब उसकी बात करते हैं हम। द कंडक्टर यूज इन केबल्स शुड बी टेंट स्टैंडर्ड कॉपर और एल्यूमिनियम ऑफ हाई कंडक्टिविटी। हम जानते हैं इसके अंदर एक विजिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडिंग इज डन सो दैट कंडक्टर में बिकम फ्लेक्सिबल एंड कैरी मोर करंट। तो ये कंडक्टर जो है फ्लेक्सिबल होता है और उसके अंदर करंट ज़्यादा गुजर सकता है। सर ये स्टैंड्स का क्या मतलब होता है? स्टैंड्स मतलब जो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले कंडक्टर्स हैं उन्हें स्टैंड्स कहा जाता है। तो जो सर उस हिसाब से तो हमारा नीचे वाला जो है एक कंडक्टर है, तो ये तो सॉलिड होगा फिर, सिंगल कंडक्टर सर। हाँ, मैंने स्टैंडर्ड केबल और इससे सॉलिड कंडक्टर कहेंगे, बिल्कुल। ये बिल्कुल एक ही केबल, एक ही कंडक्टर इस्तेमाल हुआ हुआ है, बिल्कुल। और ये केबल तो मैं यही तो बता रहा था, ये यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बहुत सारी अप्लाइंसेस में डील हो रहा है और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल हुआ है, और ख़ास तौर पे हमारे जो ये क्वांटिटी में अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है पाकिस्तान केबल का, तो इसके ऊपर वो बाकायदा एक एक दो दो एसी तक डाल देते हैं। इवन ये पतला होता है, बहुत मोटे गेज का नहीं है। इसकी एक नॉर्मल जैसे 729 का ले लें, 729 के मुकाबले में वो आधे गेज का होगा, लेकिन वो एक एक पूरा 1.5 टन का 1 टन का एसी तक चला लेता है। इतना बेहतरीन केबल है, और छत पे अगर आप जाएं तो ये धूप में पड़ा रहता है कंडक्टर, इतनी सख्त धूप में उसके बावजूद भी एसी को चला रहा है आराम से। कवर केबल भी नहीं है वहाँ पे, तो इवन मैं खुद देख कर आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ तक कोई मज़ीद सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये सिंगल केबल ऑफ कंडक्टर कहलाता है, जबकि इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। The conductor size should be such that the cable carries the desired load current without overheating and causes voltage drop within the permissible limits। हम जानते हैं केबल का साइज़ बहुत मैटर करता है। केबल का जो साइज़ है, उसका जो गेज है, वो डिपेंड करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक कि आप कितना करंट उसमें से गुजारना चाहते हैं। उसके मुताबिक आप जो गेज है वो सिलेक्ट करते हैं mm स्क्वायर के तौर पे या गेज के तौर पे।
जो कि अमेरिकन वायर गेज भी आते हैं आपके। तो ये करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप केबल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग के मुताबिक जो है वो एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर हम एलवी की बात करें तो लो वोल्टेज में करंट ओरिएंटेड जो है हम केबल सेलेक्ट करते हैं, और एम वी, एच वी एंड ई एच वी ए सी एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, इन सब के अंदर जो केबल अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके वोल्टेज ओरिएंटेड होता है, जबकि एलवी के अंदर वो करंट ओरिएंटेड होता है, ठीक। तो आप जैसे अपने घर के लिए भी लेके आते हैं तो आप ये देखते हैं कि घर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो मेन से जो आप मीटर तक सप्लाई ऑफ केबल लेंगे वो आपका 736 का हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो मेन से आप घर के अंदर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर स्विचेस के लिए या अप्लाइंसेस के लिए, वो 729 भी करते हैं। और अगर पर्टिकुलर स्विच से एक छोटी अप्लाइंस चलानी है तो 329 भी उससे आप चला लेते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है जो तकरीबन सब लोगों को पता है। अच्छा, एंड कॉज ओवर वोल्टेज ड्रॉप विद इन द परमिसिबल लिमिट, और अगर आप परमिसिबल लिमिट के मुताबिक उसमें से ज़्यादा करंट ड्रेन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप आएगा परमिसिबल लिमिट से। करंट एक्सीड लिमिट से अगर गुजारने की कोशिश करेंगे और करंट गुजारने की केबल के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है तो वो केबल गर्म भी हो जाएगा। द केबल मस्ट हैव प्रॉपर थिकनेस of insulation in order to give high degree of safety and reliability। याद रखें ये जो केबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी एक प्रॉपर थिकनेस होती है ऑफ द इंसुलेशन इन ऑर्डर टू गिव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी रिलायबिलिटी से होती है। आप केबल को अगर उसमें इंसुलेटेड है तो आराम से खुद हाथ से पकड़ सकते हैं फिजिकली, आपको उससे शॉक नहीं लगेगा और वो सेफ भी रहेगा। एट द वोल्टेज फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन, जिस वोल्टेज के लिए वो डिज़ाइन किया गया है या फिर जिस करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए वो डिज़ाइन किया गया है उससे आपको उससे सेफ्टी होगी और टेम्परेचर ओरिएंटेड भी वो रहेगा। मिसाल के तौर पे केबल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक, तो आप उसको इतना परमिसिबल टेम्परेचर है जो आपका हाथ उसे बेयर कर सकता है उस हीट हॉटनेस को, तो आप अपने हाथ से भी उसे पकड़ लेंगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं, आपको सेफ्टी रहेगी उससे, ठीक है। लेकिन आप ओपन कंडक्टर को चाहे वो गर्म हो रहा हो या नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर गुजर रही हो तो आप उसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो ओपन केबल है। तो इंसुलेशन से आपकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी और हाई डिग्री ऑफ प्रिवेंशन भी रहती है एज अ टेम्परेचर बेस्ड। द केबल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद suitable मैकेनिकल प्रोटेक्शन so that it may withstand the rough use in laying it. The materials used in the manufacture of cables should such that there is complete chemical and physical stability throughout। तो जिस तरह के मैन्युफैक्चर हमारे पाकिस्तान केबल हैं, फास्ट केबल हैं, क्रिसेंट केबल हैं, तो इनके अगर आप वो स्टैंडर्ड्स को देखें तो ये काफ़ी हद तक बेहतर लेवल का एक कंडक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे जो स्विच गेयर मैन्युफैक्चरर हैं जो केबलिंग ज़्यादातर करते हैं वो ज़्यादातर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इन ब्रांड को ही इस्तेमाल करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल फर्दर कंटिन्यू होती है। कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके अब फर्दर पार्ट्स और मल्टी लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। अ केबल में हैव वन और मोर देन वन कोर कंडक्टर, एक या एक से ज़्यादा कोर कंडक्टर्स में होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड। इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो each conductor is provided with a suitable thickness of insulation depending upon the voltage। The commonly used materials for insulation are impregnated paper। अब ये इसमें अप्लाई किया जाता है impregnated जो पेपर है, पेपर इंसुलेटर के तौर पे। वार्निश इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वार्निश से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कंडक्टर है दूसरे कंडक्टर से अगर वो फिजिकली टच भी हो जाता है तो उससे उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं होगा क्योंकि वो वार्निश वाइज इंसुलेटेड होगा। और वार्निश की भी टाइप होती है, जिस तरह वार्निश्ड कैम्ब्रिक है और रबर मिनरल कंपाउंड। फिलर्स आपके होते हैं फर्दर जो आप यहाँ देखें, जो कि लेयर टू लेयर भी इंसुलेशन क्रिएट करते हैं। यूज टू फिल गैप्स इन केबल, क्योंकि इनमें एक हाउसिंग हॉलो क्रिएट की जाती है, उसको फिल करने के लिए आप फिलर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें गैप न रहे between cable of insulation and layers, maintain the sequence of components and to add strength to a cable। तो इस मकसद के लिए आप फिलर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये वन बाय वन हम इसके लेयर्स
ऑफ इंसुलेशन डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्दर अगर आप देखें इसे तो पार्ट 4 में मेटालिक शील्ड इस्तेमाल हुई है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, gases and other damaging liquid in the soil and atmosphere. A metallic shield of lead or aluminium is provided over the insulation. तो मेटालिक शील्ड इसमें लगती है फॉर लेड और एल्यूमिनियम की, जिसके अंदर प्रोवाइड करता है इंसुलेशन के ज़रिए से। बेडिंग इस्तेमाल होती है फर्दर। ये देखें यहाँ पे ये बेडिंग बाकायदा लेयर के तौर पे चल रही होती है आर्मरिंग के बाद और लीड शील्ड से पहले। Over the metallic shield is applied a layer of bedding which consists of fibrous material like a jute tape. The purpose of bedding is to protect the metallic shield against corrosion. जंग नहीं लगता इसके ज़रिए से आपके इस लेयर्स को corrosion, और corrosion से मुराद कार्बोनाइज काला भी नहीं करता उसे, एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मरिंग। आर्मरिंग जो है एक सख्त लेयर होती है जो कि लिड शील्ड को फाड़ सकती है, काट सकती है, बेंड कर सकती है, स्ट्रेचेस डाल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर एक सॉफ्ट किस्म का एल्यूमिनियम चल रहा होता है। अगर आपने ये लेयर के ऊपर देखा हो तो खासतौर पे जो पीटीसीएल वाले काम करते हैं, पीटीसीएल वाले अमूमन वो केबल फाइबर ऑप्टिक्स डाल रहे होते हैं या कोएक्सियल केबल डाल रहे होते हैं, तो आपने कभी इनको काम करते हुए देखा हो तो ये बाकायदा लेयर्स अप्लाई करते हैं। इस केबल की रिपेयरिंग 1 घंटे से ज़्यादा मांगती है। रिमेंबर, सॉरी रिपेयरिंग नहीं, सिर्फ ये लेयर को सही तरह लगाना और लेयर टू लेयर मेंटेन रखना, ये 1 घंटा मांगती है। बाकी इसकी मेंटेनेंस तो पूरा दिन निकाल लेती है। तो टीम अमूमन आती थी संडे को हमारे इलाकों में काम करने के लिए, मैं देखता था, बचपन से देखता था मैं इसे। तो वो सुबह से आते थे तो दोपहर तक इस पर लगे रहते थे। और ये जो पीटीसीएल वाले कोएक्सियल इस्तेमाल करते हैं, इनकी मल्टीपल केबल्स होती थी। तो ये आर्मरिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी कोई एक मैकेनिकल इंजरी ना आ जाए आर्मरिंग की इस पे। तो ये जो केबल होती है ना, असल में सिल्वर एल्यूमिनियम की तारें होती हैं, जो कि थोड़ा सॉफ्ट एल्यूमिनियम तो होता है लेकिन बेंडिंग के नतीजे में ना ये इसे डैमेज कर सकता है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए एक बेडिंग आप प्रोवाइड करते हैं जो कि एक इंसुलेशन या सॉफ्टनेस मेंटेन रखती है आर्मरिंग और लेड शील्ड के दरमियान। फर्दर हम बात करते हैं, for the bedding armoring is provided, which consists of one or two layers of galvanized steel wire और steel tape। ये galvanized steel sheet steel tape होती है इसमें। तो galvanized का मतलब क्या होता है? galvanized steel कोई बताएगा क्या होता है? galvanized steel wire या galvanized की टेक्निक क्या होती है? गैल्वेनाइज सर का मतलब होता है उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा देना किसी चीज की ना, इंसुलेशन की या किसी चीज की, गैल्वेनाइज कर देना उसे। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता galvanized का। galvanized एक बाकायदा टेक्निक का नाम है। galvanized का मतलब और कोई बताएगा? गैल्वेनाइज का मतलब ये होता है कि एक स्टील के केमिकल की एक ऐसी लेयर जिसके ज़रिए से वो रस्ट प्रूफ रहता है और वेदर प्रूफ रहता है, उससे जल्दी उस पर जंग नहीं आता। और स्टील या आयरन की एक लॉन्ग लास्टिंग लेयर होती है जो एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से अमूमन स्टील या आयरन के ऊपर ख़ास तौर पर लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है। इससे उस आयरन की जो लाइफ है वो 5-10 साल मज़ीद बढ़ जाती है और वो जंग से, गलने सड़ने से काफ़ी सालों तक मज़ीद प्रिवेंट हो जाता है। ये टेक्निक कहलाती है गैल्वेनाइज्ड स्टील। ठीक है, और ये थोड़ा एक एक्सपेंसिव मैकेनिज़्म होता है जो हम एक लेयर अप्लाई करते हैं इंसुलेशन की किसी आयरन की शीट के ऊपर, ताकि उसे जल्दी जंग ना लग जाए, उसे वो जंग आलूद ना हो जाए। और जल्दी जंग आलूद हो जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगी और हमारे काम की नहीं रहेगी। तो उस मकसद के लिए हम गैल्वेनाइज के मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कार्बोनाइज होना, जंग लगना, उससे प्रिवेंशन रहती है। तो ये गैल्वेनाइज बाकायदा एक टेक्निक है जो स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग के जो पैनल्स बनाए जाते हैं उनके लिए, जो हम डिमांड की जाती है कि अब वेदर प्रूफ और रेन प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या पैनल्स बना के दें। तो उस मकसद के लिए जब वो
उसकी शीटें तैयार हो जाती हैं, पैनल बाकायदा आयरन का बन जाता है, तो उसे गैल्वेनाइज शीट में बाकायदा डिप करवाया जाता है, सॉरी गैल्वेनाइज केमिकल में डिप करवाया जाता है, और जब उसके ऊपर वो लेयर अप्लाई हो जाती है तो फिर उस पर भट्टी का कलर करवाया जाता है, और इस तरीके से वो जो आपका पैनल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग काम करता है। तो गैल्वेनाइज ये बाकायदा एक टेक्निक है, ये बाकायदा एक फन है। Its purpose is to protect the cable from mechanical injury while lying at 7 पे आते हैं जनाब। तो सर्विंग एंड जैकेट, ये जो आखिरी लेयर होती है इसका नाम है ये। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंडीशंस, आप देखते होंगे ये आर्मरिंग का जो आर्मरिंग आपने देखी होगी, ये असल में एक श्रिंकेबल टेप के तौर पे होता है, जो जैकेट के तौर पे एक कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या पावर केबल्स के आउटर लेयर के ऊपर लगा हुआ होता है। अक्सर वक्सर आपने इसको देखा होगा, जो हमारी पीएमटी के ऊपर जो केबल्स ज़मीन से निकल के आ रही होती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एलटी और एचवी पैनल के ऊपर, एलटी और एचटी पैनल बुशेस के ऊपर लगती है, तो इनके ऊपर जो ये केबल जिस लेयर के ज़रिए से आते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, वो आपकी है सर्विंग और जैकेट कहलाती है। और ये एक प्रोटेक्ट आर्मरिंग आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करती है, जो कि एटमॉस्फेयर कंडीशन से प्रिवेंट रखती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो अंदर की हीट है ना वो मेंटेन रहती है, सॉरी बाहर की हीट जो है वो अंदर अप्लाई नहीं होती, बाहर की गर्मी का जो इम्पैक्ट है वो अंदर नहीं आता, और केबल जो है टेम्परेचर प्रिवेंट रहती है। और इसमें ये जो आर्मरिंग की प्रिवेंशन के लिए जो सर्विंग जैकेट आप लगाते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बारिश से प्रिवेंट रखती है, धूल मिट्टी से और हर किस्म के गर्मी सर्दी के असरात से केबल को महफूज रखती है। उस मकसद के लिए ये लेयर हम एज अ श्रिंकेबल और टाइटनेस के तौर पे अप्लाई करते हैं अपने इस पूरे केबल के ऊपर, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट के ऊपर आती है। ये तकरीबन ब्लैक और डार्क ब्लू कलर की होती है, आपने देखी होगी पावर केबल्स के ऊपर लगी होती है, जो तकरीबन 200 mm या 250 mm के केबल के आउटर मोस्ट पे लगती है, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। तो यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। फर्दर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कि आप क्या डिज़ायर रखते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो आपको चाहिए हो, तो उसकी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए अगर आप इसमें गौर करें तो हाई रेजिस्टिविटी उसमें होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लो थर्मल कोफिशिएंट उसके होने चाहिए, लो वाटर एब्जॉर्प्शन होने चाहिए, लो परमिटिविटी होनी चाहिए उसकी, नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, जल ना जाए ज़रा सी आग दिखाने पर तकरीबन। कुछ केवल इस तरह के भी होते हैं कि अगर आप उसे आग ज़रा सी होने लगे तो उसकी इंसुलेशन आग पकड़ लेती है और केबल जलने लगता है, और फिर शॉर्ट सर्किट के नतीजे में या इस फायर के नतीजे में एक अच्छी खासी बड़ी आग लग जाती है। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह के भी नॉन इन्फ्लेमेबल केबल होते हैं जिनकी इंसुलेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको आप बाकायदा इंसुलेशन को जलाएंगे भी तो वो जलेगी नहीं, उसमें इस तरह की ख़ास किस्म की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, और इस तरह के जो केबल्स होते हैं वो ज़रा थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको इवन आग लगाई भी जाए तो वो जलते नहीं हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये भी मेंटेन होना ज़रूरी है उसमें इंसुलेशन की, कि ऐसा ना हो कि टेम्परेचर होने के नतीजे में केबल झड़ने लग जाए। कुछ केबल आपने देखे होंगे जिनके ऊपर बेकार किस्म की इंसुलेशन अप्लाई हुई भी होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जब उनके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई होता है या केबल गर्म होता है तो उसका इंसुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लग जाता है और केबल पूरा ओपन हो जाता है। तो ये एक इंसुलेशन बैड क्वालिटी की होती है। कैपेबिलिटी टू withstand high voltage और high tensile strength एंड प्लास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी केबल में होनी चाहिए, खासतौर पे इंसुलेशन में। अच्छा जी, फर्दर इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल्स कहाँ से हासिल करते हैं आप, अब इसकी बात करते हैं। रबर जो है कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रोपेन से हासिल होता है विद माइनर इम्प्योरिटीज ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस वाटर। ठीक है, तो इनके अंदर ये मिक्सिंग से हमें हासिल होता है। टेम्परेचर की जो रेंज है ये रबर की वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बरामद रहता है। दे readily absorbs moisture, soft and liable to damage due to rough handling and ages when exposed to light। तो ये दरख्तों से भी रबड़ इस तरह से हासिल की जाती है, जिस तरह से गोंद मिलता है और दीगर चीज़ें, तो वो केमिकल रिएक्शन फर्दर अप्लाई करके उसकी लेयर बनाकर आप
अप्लाई करते हैं केबल्स के ऊपर और उससे एक अच्छी जो रबर इंसुलेशन के तौर पे वो हासिल हो जाती है। तो ये नेचुरल तरीका है रबर को हासिल करके एज ए इंसुलेशन केबल पे अप्लाई करना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर केबल्स, वो कौन से होते हैं? वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, ये यार कहलाती है। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिक्सिंग प्योर रबर विद मिनरल कंपाउंड्स लाइक zinc oxide, red lead, and sulfur, and heated up to 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। It has greater mechanical strength and durability compared to pure rubber के मुकाबले। Sulfur reacts quickly with copper, so tinned copper conductors are used। तो इसलिए आप टिन्ड कॉपर, टिन्ड मतलब ये है कि उसके ऊपर जो आपके टिंड होती है वो उसलिए अप्लाई की जाती है। टिंड का एक मटेरियल होता है बाकायदा, और वो अप्लाई करने का मकसद ये होता है ताकि कॉपर को सिल्वरिंग मटेरियल ऑफ टिंटेड की जाए और उसके नतीजे में कॉपर बाकायदा येलोइश जो रंग है उसका नाम सामने ना आए और वो जल्दी कार्बोनाइज भी ना हो जाए। उस मकसद के लिए आप उसको टिंड करते हैं कंडक्टर्स को। फर्दर मोर इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल्स के अगर अंदर हम इस्तेमाल जो करते हैं फर्दर, उसमें इम्प्रेगनेटेड बिटुमिनाइज पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे होंगे इस तरह की लेयर इसमें लगी होती है जो फर्दर मोर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। और इसका मकसद होता है कि पल्प पेपर इज इम्प्रेगनेटेड विद सोप इन नैपथेनिक पैराफिनिक ऑयल्स और ब्यूटामिन बिटुमिन। इट हैज़ लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट ज़रा कम होती है, लो कैपेसिटेंस इसकी होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एंड हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है। इस नतीजे में इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल ताकि ये एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसपोर्टेशन कर सके केबल के पर्पज़ के तौर पर। द ओनली डिसएडवांटेज इन द पेपर इज़ hygroscopic। For this reason, paper insulation is always provided protective covering। ठीक है, तो इसीलिए हम पेपर इंसुलेशन को ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करते हैं। फर्दर इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो वार्निश कैम्ब्रिक इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा अमूमन जो बाइंडिंग्स के लिए जो केबल इस्तेमाल किया जाता है उसमें वार्निशिंग पहले से अप्लाई हुई भी होती है ताकि केबल आपस में एक दूसरे से फिजिकली कॉन्टैक्ट में ना आए और वो इंसुलेटेड रहें। दिस इज सिंपली अ कॉटन क्लोथ impregnated and coated with varnish। As a varnish, cambric is also hygroscopic, so needs some protection। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि जिसको पीवीसी भी कहा जाता है, पीवीसी की केबल्स होते हैं, पीवीसी के पाइप्स होते हैं, ये मटेरियल आप अक्सर अक्सर देखते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस मटेरियल हैज़ गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर्स। These have not so good mechanical properties as those of rubber। It is inert to oxygen and almost inert to many alkalis and acids से मिलके बना हुआ होता है। फर्दर मोर हम इंसुलेशन ऑफ केबल के ऊपर बात कर रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स केबल के ऊपर जो बात करते हैं उसमें XLP केबल जो कि क्रॉस लिंक पॉलीथीन के मटेरियल से बना हुआ होता है। इसकी टेंडेंसी ये है कि दिस मटेरियल हैज़ टेम्परेचर रेंज बियॉन्ड 250 डिग्री टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त कर सकता है। दिस मटेरियल गिव गुड insulating properties। It is light in weight, small overall dimensions, low dielectric constant, and high mechanical strength, low water absorption। These cables permit conductor temperature of 90 degree centigrade to and 250 degree centigrade under normal and short circuit conditions। These cables are suitable up to voltages of 33 kV। तो इनको हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज खास तौर पर उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका सिंगल कोर केबल ऑफ कंडक्टर है और ये आपका 4 कोर केबल ऑफ कंडक्टर।
नाउ लाइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ लाइंग अंडरग्राउंड केबल जिसमें इन्हें डाला जाता है केबल्स को। तो डायरेक्ट लाइन, ड्रॉ इन सिस्टम एंड सॉलिड सिस्टम। तो अगर आप इसको देखें तो एक सबसे पहले ट्रंच बनाई जाती है अगर आप ज़ेर ज़मीन केबल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उस ट्रंच की सबसे पहले हाउसिंग बनाई जाती है जिसे आप कंक्रीट कवर कहते हैं, ठीक है, सीमेंट की होती है अमूमन ये बाकायदा। इसके अंदर केबल आपकी गुजारी जाती है और स्टैंड बेड फर्दर ये चीज़ रखी जाती है। अब इसके अंदर से केबल यहाँ अगर आप देख रहे हो तो ये 2D है असल में ना, ये केबल इस तरह से इसके अंदर से गुजारा जाता है इस पूरी की पूरी ट्रेंच के अंदर कवर केबल ऑफ कंक्रीट से। अब फर्दर यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि जो डायरेक्ट लाइंग होती है उसकी क्या बात है। दिस मेथड इज लाइंग मेथड ऑफ लाइंग अंडरग्राउंड केबल्स इज सिंपल एंड चीप एंड इज मच फेवर इन मॉडर्न प्रैक्टिस। तो इसको ज़्यादातर इन चीज़ों में मॉडर्न प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट लाइन की फर्दर डिस्कशन अगर हम करें तो इन दिस मेथड द ट्रेंच इज अबाउट 1.5 मीटर डीप एंड 45 सेंटीमीटर वाइड इज डग, जिसमें खुदाई की जाती है। The trench is covered with a layer of fine sand and the cable is laid over this sand bed to prevent entry of moisture from the ground and thus protects the cable from decay. After laying, the cable trench is covered with another layer of sand. The trench is then covered with bricks, concrete cover to protect the cable from mechanical injury. When the more than one cable is to laid in the same trench, the horizontal or vertical spacing of at least 30 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड। एक से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर स्पेसिंग लाजमी रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो कि 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल हीटिंग एंड ऑल्सो इंश्योर द फॉल्ट अकरिंग ऑन द केबल डज नॉट डैमेज द एडजेसेंट केबल, क्योंकि आपस में केबल होने के नतीजे में इनकी हीट आपस में एक्सचेंज हो सकती है और फॉल्ट का चांस भी बढ़ सकता है, इसलिए उनके अंदर सेपरेशन स्पेसिंग ज़रूरी है एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर की। Cables to be led in this way must have serving of bituminized paper and Hessian jute tape to as provide the protection against corrosion and electrolysis. फर्दर डायरेक्ट लाइन अगर हम इसकी बात करें तो डायरेक्ट लाइन जो है उसके एडवांटेजेस आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल एंड लेस कॉस्टली मेथड होता है, इसमें जस्ट खोदे जाते हैं और स्पेसिंग के मुताबिक केबल्स को आप इंसर्ट करते हैं। इट गिव्स द बेस्ट कंडीशन फॉर डेसिपेटिंग द हीट जनरेटेड इन द केबल्स। अगर हीट जनरेट होती भी हैं तो इनकी स्पेसिंग होने के नतीजे में हीट इनके आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाती और वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है और हीट डेसिपेशन की प्रिवेंशन इस तरीके से यहाँ इसमें हो सकती है। द करंट कैरिंग कैपेसिटी इज यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ cables in ducts. It is clean and safe method as the cable is invisible and free from the external disturbances. तो ये भी एक इसमें बहुत बेहतरीन एक एस्पेक्ट है इसका। अच्छा जी, अगर हम डायरेक्ट लाइन की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। एक्सटेंशन ऑफ लोड नीड्स कम्प्लीटली न्यू एक्सिवेशन कॉस्टिंग एज मच एज ओरिजिनल लोड। अगर आप ऑलरेडी लोड डिवाइड कर चुके हैं और आपको लोड एक्सटेंशन करना है तो ऑलरेडी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी खुदाई करनी पड़ेगी, इसमें ज्वाइन करने पड़ेंगे या फिर आप अलग से एक सेटअप करेंगे पूरा। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट इज़ डिफिकल्ट, इसमें फॉल्ट को लोकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अंडरग्राउंड है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसे तो इसके लिए डिवाइसेस बनाई जाती हैं जिस तरीके से एक FIB प्रोजेक्ट भी है आपके उसका, तो उसमें बच्चे जो हैं वो फॉल्ट डिटेक्शन अंडरग्राउंड केबल के ऊपर काम भी कर रहे हैं और वो FIB के तौर पे बच्चे बना भी रहे हैं डिवाइस ताकि अंडरग्राउंड केबल की फॉल्ट को डिटेक्ट किया जा सके और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लो कॉस्ट में की जा सके। द केबल शील्ड में समटाइम्स अंडरगो केमिकल चेंजेस एंड गेट डैमेज ड्यू टू impurities present in the soil. Risk of the cable being damaged at a subsequent uh, excavation work carried out for expansion or repair work. It cannot be used in congested areas where excavation is expensive and inconvenience। तो वहाँ पर जहाँ पे आपकी गलियाँ या इलाके जहाँ पर उसको इंस्टॉल करने चाहते हैं वो एरिया अगर बहुत ज़्यादा
कुशादा नहीं है तो वहाँ पर आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप वहाँ प्रॉब्लम होगी और वो आपको वहाँ पे महंगी भी बैठेगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अंडरग्राउंड केबल की इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ड्रॉ इन सिस्टम। फर्दर इस पार्ट को यहाँ से हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन को और क्लास में यहीं पे एंड करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे कल। तो आज के लिए सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। कोई सवाल अगर किसी के जहन में हो तो काइंडली आप लोग पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूँगा। नहीं तो फर्दर आज के सेशन के हवाले से कोई फर्दर डिस्कशन नहीं है। सेशन भी तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो यहाँ के सेशन को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।